किसान भाइयों नमस्कार। आज का विषय करके समझने से अच्छा है समझकर किया जाए। ये बहुत गहरा विषय है साथियों, क्योंकि अभी तक हमको अभ्यास है कि हम बाजार से कोई लागत खरीदते हैं, किसी के भी द्वारा बताए गए किसी तरीके को अपनाते हैं, विज्ञान और तकनीकी के सहारे जो सिफारिशें की गई हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतिम बात ये आती है कि हम कहीं ना कहीं कृत्रिमता को ही अपनाते हैं। कृत्रिमता का मतलब है कि जिसमें मनुष्य का प्रयास है, हमारा प्रयास है या किसी और का प्रयास है। लेकिन प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, प्रकृति की जो उत्पादन व्यवस्था है, जिसमें धरती है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो जो आपस में मिलकर काम करते हैं, उनकी आपस में क्या भूमिका है, यदि इसको हम नियम के रूप में, नियंत्रण के रूप में, संतुलन के रूप में समझ लें, तो एक खेती का एक बहुत बड़ा विज्ञान उभर कर आपके सामने आता है। हम लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ। साथियों, जो तरीके आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी किसी प्रकार की सिफारिश विज्ञान तकनीकी आप खेती में प्रयोग कर रहे हैं, वो भी हमने अपनी ज़िंदगी में करके देखा है। पर पता ही लगा कि करके देखने से अच्छा है कि हम समझ कर ही कुछ करें, तो रास्ता जल्दी निकलता है। इसलिए खेती में समझने के जो गहरे मुद्दे हैं, वो हैं प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उनको निरंतरता में, उनको व्यवस्था के रूप में, उनको नियम के रूप में, उनमें इकाइयों में आचरण के रूप में, ये ऐसी वास्तविकताएं हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है और जो किसी किताब के आधार पर भी नहीं चलती है। मान लिया हम इतिहास में से कोई अच्छी सी बढ़िया से बढ़िया पुस्तक को उठाकर देखें, तो उसके आधार पर प्रकृति नहीं चल रही है, बल्कि पुस्तकों से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से प्रकृति के घटनाक्रम के साथ जीने का एक अभ्यास किया, उसके बारे में बहुत सारी प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। प्रेरणा और प्रमाण में बहुत दूरी है। प्रमाण परंपरा में जाता है, प्रेरणाएं परंपरा में नहीं जाती हैं। प्रेरणाएं हमारे अंदर उत्साह पैदा करती हैं कि हमको और आगे और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर क्या किया जाए। आज की समस्या बहुत जटिल है। हम अपने बच्चों को खेती कराने में असमर्थ हैं। देश में नौजवान पीढ़ी खेती से विमुख है। खेती एक बहुत ही निम्न कोटि के दर्जे का कार्य है और विचारने का मुद्दा तो ये है कि खाने के लिए, रहने के लिए, आदमी के जीने के लिए पूरी व्यवस्था प्रकृति ही है। तो प्रकृति इतना कमजोर कैसे हुई और व्यापार और आधुनिकीकरण इतना ज्यादा आकर्षण में और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हुआ? इन दोनों बातों के बीच में संतुलन बनाना ही समझदारी है। हम आधुनिकता का विरोध नहीं कर रहे। आधुनिकता विज्ञान की गति का एक कार्यक्रम है, लेकिन यदि हमने व्यवस्था को नहीं समझा तो वो व्यवस्था के विरोध में ही खड़ा हो जाता है। और पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। इन 40-50 वर्षों में जो परिवर्तन खेती में आए हैं, जिस प्रकार से जमीन की उर्वरता कम हुई है, पानी का संकट खड़ा हुआ है, कीड़े बीमारियों के प्रकोप बढ़े हैं, खरपतवारों के प्रकोप बढ़े हैं, एक से एक कार्यक्रम जितने भी हैं वो किसानों के शोषण के जाल के रूप में खड़े हो गए हैं। और एक बढ़िया से बढ़िया किसान भी, जो बढ़िया से बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी भी है, वो भी कहीं ना कहीं बाजार के चक्रव्यूह में भी फंसा रहता है। ये दवाई लाने हैं, ये खाद लाना है, वहाँ बेच कर आना है, उसकी कीमत उसको लगाना है, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा असंतुलित हैं। और मैं सार रूप में ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक संतुलन के साथ हम खड़े हैं, सामाजिक असंतुलन के रूप में भी हम खड़े हैं और आर्थिक असंतुलन के रूप में भी हम खड़े हैं। विनिमय के स्तर पर तो घोर असंतुलन के रूप में हम खड़े हैं। तो इनका सबका उत्तर पाने के लिए हम यदि छोटी छोटी लागतों की चर्चा करते रहेंगे कि आपको खाद ऐसे बनाना है, आपको दवाई ऐसे बनाना है, आपको बीज ऐसे बनाना है, साथियों इसमें से कोई ज़्यादा तरीका नहीं निकलेगा। जिंदगी के पुरातन समय में हमने देखा है कि 5-5 वर्ष की योजनाओं को खंड खंड में बनाकर हमने सारे प्रयोग किए हैं। आप न थकें, आप में वही समरसता, आप में वही ज्ञान, आप में वही जिंदगी की सच्चाइयों को समझने की और स्वीकारने की क्षमता विकसित हो, इस आशय से हम वीडियो डालते हैं। हमारी वीडियो का आशय ये है
कि शरीर की बहुत दूरी है, लेकिन मन की दूरी तो नहीं है। सारे धरती के किसान तो अपने मित्र हैं। तो मित्रता के साथ में भी कोई हमसे चूक ना हो। यदि हमको कोई अच्छी बात लगी हम आपको बता दें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये हिंट देना चाहता हूँ कि प्रकृति के 4 सुंदर सिद्धांत हैं, और मोटे रूप में देखें तो वो 3 स्वरूप में भी हमको पूरे पूरे दिख जाते हैं। पहला है, हम प्रकृति को सहअस्तित्व में स्वीकार करें, अर्थात धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में कोई विरोध नहीं है किसी का भी। किसी कीड़े को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। हमको उत्तेजना जब पैदा होती है जब वो कीड़ा हमारी फसल को नुकसान करता है, लेकिन यदि हम उसके विज्ञान को समझ लें तो वो कहीं ना कहीं जमीन की पोषण और जमीन की सतह के ऊपर नियंत्रण करने की एक क्रिया है। ये हमारी फसल खाने के लिए नहीं आया। हम छोटी सोच से देखते हैं तो हमको ऐसा ही दिखता है कि कीड़ा आया है तो हमारी फसल को ही खाएगा। खाता भी है, नुकसान भी होता है, उसकी भरपाई भी कोई कर नहीं सकता, किसान को ही झेलना पड़ता है। लेकिन वो नियंत्रण प्रक्रिया खेत में ही लागू हो जाए। हम जितने भी विषैले जहरों को प्रयोग करते जाएंगे, जहरों के क्रम में जितने भी हमारे प्रतिरोधी क्रियाएं हैं, जैसे किसी कीड़े के अंदर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, फंगस के अंदर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वो उसको तो अपना सर्वाइवल करना है। सीधा सिद्धांत ये आता है कि सहअस्तित्व में पूरकता ही वो सिद्धांत है जिसमें हर एक इकाई दूसरी इकाई के लिए मददगार है, व्यवस्था के अर्थ में क्रियाशील है। उसका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि धरती पर किसी ने कोई चीज अपराध के लिए पैदा की है। ये मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। आप प्रकृति की निरंतर व्यवस्था को देख सकते हैं। यदि इन तीनों में कहीं पर भी कोई विरोध होता तो अब तक कोई ना कोई समाप्त हो गया होता, क्योंकि विरोध का अंतिम परिणाम समाप्ति है, विनाश ही है। विनाश से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमको सहअस्तित्व में विविधता को समझना है। खेत एक, फसल अनेक, एक दाने से अनेक दाने पैदा करना, एक खेत में एक पौधा लगाकर अनेक वर्षों तक उत्पादन लेना। इससे क्या हो जाता है? जमीन का पोषण क्रिया बढ़ जाती है। जमीन में जड़ों के द्वारा ही जमीन का कार्बन बढ़ने लगता है। कार्बन बढ़ाने के लिए अलग से अवशेष और अलग से खाद डालने की जरूरत नहीं है। कितना हल्का काम है, आप गौर करके देखो। केवल हमको उत्पादन के लिए फसलों को लगाना है, उनके दूरी के नियम को, उनका बीज कौन सा लगाना है, किस मौसम में लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये पूरा विज्ञान है। यदि आप इस सच्चाई को समझते हैं साथियों, तो एक सुंदर कार्यक्रम ये निकलता है कि फसलों के अंदर फसलों के द्वारा ही पोषण क्रिया, नियंत्रण की क्रिया और संतुलन की क्रिया बनने लगती है। हमने विगत बहुत वर्षों में इसको प्रयोग रूप में जांचा है कि खेत में कोई ना बीमारी है, ना कोई खरपतवारों की समस्या है। एक सर्कुलर सिस्टम है, एक चक्रीय व्यवस्था है। वो चक्रीय व्यवस्था यदि पूरी होती है तो एक वर्ष में मौसम बदलते हुए जितने भी क्रियाएं पूरी होती है उसमें उत्पादन भरपूर हमको मिलता है। जब भी आपका मन करे आप आ जाएं, इस सच्चाई को समझ लें। कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसको समझा है, आप भी समझ सकते हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए। इसके बाद में क्या होता है कि उत्पादन का घनत्व बढ़ जाता है। कीड़े बीमारियों के नियंत्रण का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है जमीन के घनत्व को बढ़ाना। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो वर्टिकल फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ध्यान तो गया है। किस प्रकार से? क्योंकि जमीन का आकार तो हम क्षेत्रफल में ही तय करते हैं, लेकिन जब हम उसका सदुपयोग, उपयोग और उसको किसी प्रयोजन के साथ जोड़कर उसका प्रयोग करते हैं, चाहे इमारत बनानी है, चाहे खेती करनी है, तो वो जमीन के अंदर से लेकर जमीन की सतह के ऊपर ही जाता है। इसलिए 1 एकड़ का किसान को भी 15 गुना तक मेरे पास जमीन है ये विश्वास बन जाता है। आधा एकड़ का किसान भी 15 गुना तक मेरे पास जमीन है ये विश्वास बन जाता है। इसको कहते हैं घनत्व को हमने समझा है। हम एक ही फसल की खेती कर रहे हैं, रसायन डालेंगे, गेहूं, गन्ना, धान की खेती करेंगे, उससे जमीन भी भूखी है, पर्यावरण में भी प्रदूषण बढ़ेगा, जहर भी बढ़ेगा, असंतुलन भी पैदा होगा। उन सब के कारण भी हमको ही झेलने हैं। तो घनत्व का सिद्धांत ये कहता है कि जमीन की सतह पर ताप, दाब, नमी, ताप का मतलब है जो गर्मी सर्दी होती है उसका एक निश्चित अनुपात बना रहता है। आप देखेंगे बड़े वृक्षों के नीचे जाएंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा कि 4-5 डिग्री 6 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ये सारी चीजें जो है ताप संतुलन के लिए हैं। दूसरा, उसी प्रकार से देखेंगे तो दाब का मतलब है हवा की गति, नमी।
जमीन की सतह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है। इस सब का मतलब क्या है? हवा की गति को तरंगित करते हुए सहज गति से जमीन के साथ स्पर्श के रूप में आ जाए। क्योंकि जब हवा जमीन का स्पर्श करती है तो वहां पर उपलब्ध जीवाणु आवश्यक जो तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बारे में आपने पूरा सुनी रखा है, पर केवल नाइट्रोजन का मुद्दा नहीं है, कार्बन का उत्सर्जन भी उसी में एक बड़ा मुद्दा है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वो सारा का सारा एक धरातल है पूरा पूरा हवा का। उसमें और भी बहुत सारी चीजें, मिट्टी के कण भी रहते हैं, नमी भी रहती है। इस प्रकार से हवा भी एक भोजन ही है, पानी भी एक भोजन ही है, मिट्टी भी एक भोजन ही है। हम केवल मिट्टी में डालकर ही पौधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यदि हम खेत में फसलों को घनत्व के रूप में लगाते हैं और तो 10, 15, 20 प्रकार की फसलें यदि घनत्व के रूप में रहती हैं तो साथियों बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाती है। इससे क्या होता है? कीड़े बीमारियों का नियंत्रण बिल्कुल अपने आप में होता है और हवा में नमी बनी रहने से पौधे के देखिए सिंचाई के बारे में मैं आपको कहूँगा कि वो जड़ों से ही पौधे सिंचाई नहीं करते, पौधे पत्तियों से भी सिंचाई करते हैं और आवश्यक से ज़्यादा पानी होता है तो उसको छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रकार से पौधों का अपना एक विज्ञान है जिसमें अभिसिंचन का विज्ञान, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस में भी हमें पानी लेना होता है, पानी पीते भी हैं और भोजन के साथ भी पानी जाता है। तो पानी केवल एक ही स्रोत है कि हम बटन दबाएंगे और खेत को भर देंगे, ऐसा इसका नाम सिंचाई नहीं है। हमें पूरे घनत्व को समझना है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, पूरे वातावरण में किस प्रकार से ताप, दाब, नमी का संतुलन होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ना कीड़े आपके खेत में आएंगे, ना बीमारी आएंगी, सजातीय बैक्टीरिया अपने खेतों में बढ़ जाएंगे। सारे कीड़े केंचुए जिनके बारे में बड़ी बड़ी महिमा मंडित चर्चाएं हम सुनते रहते हैं, वो सब खेत में ही होते हैं, खेत में ही आते हैं। वो किसी के बुलाने से नहीं आते, वो किसी के कहने से नहीं आते। वो वर्षा काल आता है, घास पैदा होती है, जीव जानवर अपना मल छोड़ते हैं, उसी के क्रिया में उन सब का एक सहअस्तित्व में क्रिया होती है। और केंचुए जो गहराई में भी रहते हैं वो भी आते हैं, सतह पर जो रहते हैं वो भी आते हैं, अपनी अपनी विधि से काम करते हैं। और मुद्दा केवल केंचुए का नहीं है साथियों, इतने अनगिनत चीजें हैं। जब वर्षा काल में आप देखेंगे तो आप अफसोस करेंगे कि इन सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हर कीड़ा कोई गंध छोड़ता है, कोई रस छोड़ता है, ये नियंत्रण है। तीसरी बात है इकोलॉजी को समझना। मौसम बदलता है, हमने बाजार के चक्कर में फंसकर, बाजार कभी हमको आगे कर देता है, कभी पीछे कर देता है, कभी हम पत्रा के आधार पर खेती करते हैं, कभी हम जो कब उत्सव होंगे, कब राजनीतिक सम्मेलन ज़्यादा होंगे तो कोई फूलों की खेती, कोई सब्जी की खेती, इन सब चीज़ों का एक अंदाजा हमने कृत्रिमता के रूप में सजाया। हम प्रकृति की पूरी तरीके से अनदेखी कर रहे हैं। जैविक खेती में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि जैविक खेती में आप बाजार के प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि जैविक खेती का एक तंत्र सर्टिफिकेशन के द्वारा सीधा कंज्यूमर से जुड़ता है। आप समूह बना लीजिए अपना, अकेले किसान का तो देखिए काम है नहीं, आज भी हम अकेले नहीं हैं। अकेलेपन से हम केवल मनमानी कर सकते हैं, लेकिन काम तो साझा ही है। आप गन्ने का मिल में गन्ना डालते हैं तो क्या अकेले ही डालते हैं? एक किसान गन्ना पैदा करेगा, क्या मिल चलेगा? मिल भी जब चल रहा है जब वहां पर बहुत सारे किसान मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मिलकर काम करने की प्रवृत्ति हमारी समझ में आती नहीं। तो सहकारिता से समृद्धि भारत सरकार जो इस बार को बार बार उठा रही है, वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। वो कार्यक्रम है कि हम यदि गांव में अपने आधारभूत ढांचे को ठीक ढंग से व्यावसायिक प्रवृत्ति के साथ में समृद्धि से जोड़ना चाहते हैं, अपने घरों की मालदारी को जोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेरोजगार, जो बच्चे पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं और प्रकृति के संतुलन के साथ भी जीना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छी जमीन, अच्छा पानी और अच्छा पैसा छोड़कर हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे तरीकों पर अपने दिमाग को ज़्यादा खर्च ना करें। क्योंकि खेत को ना तो किसी के खाद की ज़रूरत है, ना किसी की दवाई की ज़रूरत है, ना किसी के बाहर के बैक्टीरिया की ज़रूरत है। आप उसका पूरा विज्ञान समझोगे तो खेत में ही सारा खाद बनता है, खेत ही अपने अंदर नियंत्रण करता है, खेत ही अपने अंदर वनस्पतियों को पैदा करता है। आप एक किसी खेत को छोड़कर देख लीजिए, आप उसमें एक बीज नहीं कहीं से लाकर डालना और उसमें 50 किस्म की घास आप पैदा होते हुए देखेंगे। तो इसमें कहीं भी मेरे कहने से अनावश्यक कोई मैसेज आपको ना जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज ये अनावश्यक नहीं है, यही आवश्यकता है
कि यदि हमने समय रहते हुए प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझा तो साथियों कोई रास्ता निकल नहीं पाएगा। हम कहीं ना कहीं कृत्रिम लागत बनाते रहेंगे, कुछ जैविक बनाते रहेंगे, कुछ अजैविक बनाते रहेंगे, कुछ प्राकृतिक बनाते रहेंगे, कुछ और भी नाम रखा जाएगा। तो नाम बदलने से, तरीके बदलने से, लागत बदलने से बजट के आधार पर खेती नहीं होती। खेती के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे सरल और सबसे विधा है कि हम अपनी समझ पर जोर लगाएं, प्रकृति के सिद्धांतों को समझें और समझकर खेती को अपनाएं। आज की वीडियो का सार यही है साथियों, करके समझने से अच्छा है समझकर किया जाए। आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं।